मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स की बुक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की। उसमें हमने लास्ट कल पढ़ा था। हम अब तक पढ़ चुके हैं, केपलर लॉ पढ़ चुके हैं। केपलर लॉ में फर्स्ट लॉ हमारा था कि समस्त ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं और उसकी नाभि पे, उस दीर्घवृत्त की नाभि पर सूर्य स्थित है। उसके बाद उसका द्वितीय नियम हमने पढ़ा था। द्वितीय नियम के अनुसार ये था कि जो क्षेत्रीय वेग है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो तृतीय नियम हमने पढ़ा था, इसी के साथ केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग संरक्षित हमने बताया था। केपलर के तीसरे नियम में हमने पढ़ा था जो ये क्षेत्रीय वेग के लिए 1/2 r² डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमने अब तक पढ़ा है। इसके बाद तीसरा नियम जो है वो आवर्तकाल और लघु अक्ष से दूरी से संबंधित था। आवर्तकाल और लघु अक्ष से दूरी से संबंधित नियम में टी स्क्वायर इक्वल्स प्रोपोर्शनल ए क्यूब, ये हमारे केपलर के 3 नियम हम अब तक पढ़ चुके हैं। न्यूटन के निष्कर्ष में ये निकला था कि जो केंद्रीय बल है वो किस किस नियम का पालन करते हैं, तो ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो केंद्रीय बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तीसरा हमारे पास एक रिजल्ट आया था जो हमने मोस्ट ऑफ टाइम यूज किया, r इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर r मिनिमम और r मैक्स की कंडीशन में हमें एक रिजल्ट मिला एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट का रिजल्ट था हमारे पास r मैक्स माइनस r मिनिमम अपॉन r मैक्स प्लस r मिनिमम। इसके बाद हमारे पास एक टेबल आई थी, उस टेबल में एप्सिलॉन के वैल्यू के साथ में उस पद का जो रिजल्ट था कि अगर कोई कण है उसकी एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस पिंड या जो कण है उसका पद जो होगा वो अपरवलय होगा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 पर पिंड का जो पथ है वो परवलय होगा, लेस देन 1 पे दीर्घवृत्त और एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 पर वृत्त है। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 पे वृत्त और जो ई की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो पथ का जो समीकरण है वो परवलय जैसा आएगा। ई की कंडीशन अगर एम की स्क्वायर अपॉन 2j² से आती है तो पथ जो है पिंड का वो वृत्तनुमा था। उसके बाद हमारी ऑर्बिटल प्रॉपर्टी में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। जो हम सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अधीन अगर पिंड की गति जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारे पास एक समीकरण आया था कि केंद्रीय बल के अधीन गति करते हुए पिंड का जो पथ है वो शांको परिच्छेद के पथ से समीकरण से मिलता जुलता था, यानी शांको परिच्छेद के रूप में वो गति करेगा। r इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, एक रिजल्ट हमारे पास हर जगह ये निकल के आया था। उसके बाद r इक्वल्स टू j² अपॉन एम के, ये हमने एक कांस्टेंट लिया था। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 रखने पर पिंड की जो ऊर्जा है वो m² अपॉन 2j² हमारे पास में आई थी और इससे जो पिंड का जो पथ है वो क्या आया था, वृत्ताकार आया था। और वृत्ताकार कक्ष में गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा जो है वो सदैव ऋणात्मक होती है। दिस इज द अनदर एक्सियोम कि वृत्ताकार कक्ष में गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। आवर्तकाल की बात अगर हम करेंगे तो आवर्तकाल हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, जहाँ पर ए क्या था, लघु अक्ष की जो दूरी थी वो था। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम कॉन्स्टेंट, जे इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। इसलिए इस इक्वेशन में ये मान रखने में हमारे पास टी इक्वल्स टू 2π/t और टी स्क्वायर में अगर हम 4π² m अपॉन के आर क्यूब, ये वैल्यूज हमने सारी पुट कर दी। क्या किया, टी में जो है वो हमने 2π/ओमेगा की वैल्यू पुट करी है, फिर उसका स्क्वायर किया है और उसके साथ ही हमने ये सारे रिजल्ट्स इसमें पुट कर दिए। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, जहाँ आर क्या है, लघु अक्ष की दूरी, और 4π² m/k ये क्या है, कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें मिलता है। उसके बाद पिंड का वेग, वेग जो है गतिशील पिंड का वेग हमारे पास में यहाँ पर है v इक्वल्स टू √k/mr। ये जो चीज़ है कहाँ से आई है, ये इस वाले कंसेप्ट से आई है। ओमेगा आर क्या होता है, v होता है। ये तो रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू है k/m। इस k/m की वैल्यू से यहाँ पर हम जब v स्क्वायर हटाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू k/m
और v इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाई m। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिली है पिंड के वेग के लिए। इसके बाद यहाँ पर वृत्ताकार कक्षा में पिंड का जो वेग है कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिजल्ट हमें मिला है। वृत्ताकार कक्षा में पिंड का जो वेग है वो कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो वृत्ताकार कक्षा की बात हुई। अब दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या कंडीशन थी कि E इज लेस देन 0 थी। दीर्घवृत्तीय कक्षा में E इज लेस देन 0 था और एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन इज आल्सो लेस देन 1। एप्सिलॉन इज लेस देन 1, E इज लेस देन 0। कंडीशन क्या है दीर्घवृत्त कक्षा के लिए? तो उसके लिए जब हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया था? सबसे पहले दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो क्या होता है? x प्लस एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम ही मेजर एक्सिस ए के लिए पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो पी अपॉन ये भी रूट में आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और अर्ध लघु अक्ष के लिए पी अपॉन रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पर p की वैल्यू हमेशा से हम j स्क्वायर बाई एम के ले रहे हैं और e जो है एप्सिलॉन जो है वो है रूट में आ गया 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर a और b की जो वैल्यू है अगर दोनों इक्वेशन के लिए जब a से निकालेंगे ये वाली वैल्यू जब a में पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में a की आएगी k अपॉन 2e, और यही p की वैल्यू जब हम b वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी j अपॉन रूट ऑफ 2m e। इससे क्या क्लियर हुआ कि अर्ध दीर्घाक्ष a वाले सभी दीर्घवृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है ऊर्जाएं जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। समान अर्ध दीर्घाक्ष a वाले सभी दीर्घवृत्तों की ऊर्जाएं समान होती है। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ से क्लियर होता है। उसके बाद है आवर्तकाल। केपलर के द्वितीय नियम से केंद्रीय बल के अधीन पिंड का क्षेत्रीय वेग जो था dA बाई dt वो हमने पढ़ा था 1/2 r स्क्वायर डी थीटा बाई dt, जिसकी वैल्यू थी g बाई 2m। कोणीय संवेग J की वैल्यू mr स्क्वायर डी थीटा बाई dt कंसेप्चुअल हमारा पहले क्लियर था। अब नाभिक से पिंड को मिलाने वाली रेखा द्वारा आवर्तकाल t में जो स्वेप्ट किया गया क्षेत्रफल होगा, यानी ये अगर एक इलिप्स है, यहाँ ये सेंटर में इसकी नाभि जहाँ सूर्य स्थित है, यहाँ से यहाँ कोई पिंड यहाँ पर उपस्थित है, अगर ये घूम के यहाँ तक आता है तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाने पर ये जो एरिया ये कवर करेगा उस एरिया की वैल्यू पाई ए बी इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं j बाई 2m dt 0 टू t, वैल्यू हमारे पास उस एरिया की क्या आएगी? j बाई 2m t आएगी। और यहाँ से जब हम इस आवर्तकाल की वैल्यू निकालेंगे तो इस आवर्तकाल की वैल्यू हमारे पास में आती है 2m पाई ए बी अपॉन j। t की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में ये हुई। ये तो क्लियर है। इसके बाद इसमें e के पदों में अगर हम निकालेंगे इस इक्वेशन को तो t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम अपॉन 2e क्यूब, यहाँ से हमारे पास ही वैल्यू निकलेगी। अब इसमें a के पद में रहने पर आवर्तकाल की वैल्यू क्या हो जाएगी? t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। यानी केपलर का कौन सा नियम निकल के आया यहाँ से रिजल्ट में हमारे पास में? तीसरा नियम जो हमारे पास में ये यहाँ से निकल के आया, जिसके अनुसार क्या है? दीर्घवृत्त में गतिशील पिंड के आवर्तकाल का जो वर्ग है अर्ध दीर्घाक्ष a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है और ये अर्ध लघु अक्ष पर निर्भर नहीं करता है। क्या है? आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है और अर्ध लघु अक्ष पर निर्भर नहीं करता है। ये रिजल्ट हमारे पास में यहाँ से आया है। t जो है वो अर्ध दीर्घाक्ष ये a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है और ये लघु अक्ष के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया कि ये जो a है जिसे हम r ले रहे हैं, किसके लिए r किस कंडीशन में ले रहे थे इस a को? जब ये जो पद था वो क्या था? वृत्त था और दीर्घाक्ष के लिए a है। ठीक है,
क्लियर। पिंड का वेग ऊर्जा के संवेग संरक्षण के ऊर्जा संरक्षण के नियम से ई का मान वही तीनों गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और आपकी स्थितिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जा में कोणीय संवेग mr² dθ/dt। वैल्यू रखो जी स्क्वायर की, वैल्यूज पुट करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें पिंड का कक्षीय वेग v r² प्लस v θ² का अंडर रूट यानी dr/dt का होल स्क्वायर प्लस r² dθ/dt का होल स्क्वायर। ये तो क्या हो गया क्षेत्रीय वेग, ये क्या हो गया कोणीय वेग। दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है कक्षीय वेग में। दोनों की वैल्यूज रखो, dr/dθ की रखेंगे, dt की रखेंगे और dθ/dt की इनकी वैल्यू पुट करने के बाद में जो e की वैल्यू हमारे पास आती है वो ये आती है 1/2 mv² - k/r। यहाँ पर ये v कौन सा है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये इसकी जगह हमने क्या ले लिया, डायरेक्ट v रिजल्टेंट ले लिया, परिणामी वेग ले लिया। परिणामी वेग लेते हैं यहाँ पर हाफ m v² - k/r यहाँ पर हमारे पास बचता है। फिर v जो है यहाँ से v इक्वल्स टू ये वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इधर आके पॉजिटिव में आ जाएगी, e प्लस में आ जाएगा। फिर उसके बाद में m/2 ट्रांसफर होगा तो 2/m हो जाएगा। फिर v² का रूट हम लेंगे तो सारी जो इक्वेशन है वो किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि जो दीर्घवृत्तीय गति में पिंड की ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है, E = -k/2a होती है। और v की जो वैल्यू है वो क्या होती है, √2k/m 1/r -1/2a होती है, ठीक है। दीर्घवृत्त की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E = -k/2a होती है। और एग्जैक्टली वो उसमें क्या थी कि एप्सिलॉन जो था वो क्या था, <1 था और E जो था वो <0 था। वो <0 कितना था, -k/2a। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक आकर्षण नियम है, आकर्षण बल का नियम है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसका परिणाम है, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया का। किसका है, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया का परिणाम है। दो द्रव्यमान है उनके बीच में लगने वाला बल है और इस बल का जो परिमाण है वो क्या होता है, F proportional m1 m2 r² और F = g m1 m2 r²। g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय, भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा ही आसान है पर ये सेट के पेपर में पूछा गया था कि जी का मान किन किन पर निर्भर करता है। जी का मान प्रकृति, स्थान, समय अथवा भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। फिर इसके बाद अगर m1 और m2 की वैल्यू 1 रख दी जाए और डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर कर ले तो 1 कर दे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, g के बराबर हो जाएगी। तो यूनिवर्सल जो रिजल्ट हमारा g का निकला है वो क्या निकला है कि g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। गुरुत्वीय बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अब इंटेंसिटी पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो इंटेंसिटी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या होती है कि किसी भी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के कण पर जितना बल कार्य करता है उसे बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो F यहाँ पर एकांक
किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान है उस पर जो F कार्य करता है, यानी m की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर 1 कर दी जाए तो जो लगने वाली जो फोर्स होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, तीव्रता कहलाएगी। इस परिभाषा में हमने क्या कंसेप्ट लिया है कि एकांक द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता है, अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार m द्रव्यमान के कण के कारण स्थिति r पर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg का मान क्या हो जाएगा, जब m 1 हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर के। क्लियर, यहाँ पर ये एक सदिश राशि होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक द्रव्यमान के कण की अनंत से उस बिंदु तक गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, वी जी बराबर माइनस जी एम अपॉन आर। ई जी क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और वी जी क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर, डिफरेंस आर स्क्वायर का। ई के साथ माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वी के साथ माइनस जी एम बाई आर। दोनों साइड डिफरेंशियल करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस साइड में वी डी वी जी अपॉन डी आर इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से जो ई जी और वी जी में कंसेप्ट निकलेगा, यानी इंटेंसिटी और पोटेंशियल में विभव और तीव्रता में जो संबंध आएगा, ई जी इक्वल्स टू माइनस डी वी जी अपॉन डी आर, जिसको हम क्या लिखेंगे कि ई जी इक्वल्स टू माइनस डेल वी जी। परिमित दूरी के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव की दूरी के साथ परिवर्तन की दर, यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये गाउसियन रिजल्ट्स जो हम पढ़ते हैं 12th में, वहाँ भी ये रिजल्ट हमारे पास आता है कि E की जो वैल्यू है वो V बाई डी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लेते हैं, और E की जो वैल्यू है वो डी वी बाई डी आर हम कंसेप्ट में लेते हैं। क्लियर, कि जो इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, उसकी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव। एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव, ये कंसेप्ट भी आपने 12th में क्लियर किया हुआ है। कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव का मान हम निकालेंगे अगर उसकी गोले की जो त्रिज्या है वो r है और उसका जो केंद्र O है, उस बिंदु का डायग्राम सबसे पहले हम देखेंगे। ये डायग्राम, यहाँ पर ये O बिंदु है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है। यहाँ से किसी P बिंदु पर हमें, इस बिंदु पर हमें विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटी सी सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे परिधि इंटू मोटाई से। परिधि क्या है, 2 पाई आर, आर क्या हो गया, क्यू ए। यहाँ पर क्यू बिंदु जो है ये वाला क्यू ए, आर यहाँ से इस वलय की, ये वलय डी ए और सी बी वाली वलय, इसकी जो आर होगी वो ये होगी, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि इंटू मोटाई, 2 पाई क्यू ए इंटू ए डी, ए डी इसकी ये मोटाई, ठीक है। 2 पाई क्यू ए इंटू ए डी, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी मोटाई। इसके बाद आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हमने इसकी मोटाई ली है। ये इक्वेशन हमने इसको सॉल्व किया। द्रव्यमान का मान क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। वलय का द्रव्यमान बराबर वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। यहाँ से डीएम की वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये तो वलय का क्षेत्रफल हो गया। और एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हम क्या मान के चल रहे हैं, सिग्मा। वैल्यूज पुट करने पर यहाँ पर डी वी गुरुत्वीय विभव के लिए क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर।
m की वैल्यू ये निकाली हमने, r x हमारे पास में यहाँ गिवन। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे यहाँ इस वाले फॉर्मूले से। ये थीटा है, इसके लंबवत साइन थीटा और इस एंगल पे cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू r प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। दोनों साइड डिफरेंशियल करने पर साइन थीटा की वैल्यू में हमारे पास वैल्यू आती है x dx अपॉन r, और जो dv की वैल्यू आती है वो आती है माइनस जी 2πr सिग्मा dx बाई r। यहाँ से कोश के कारण P बिंदु पर पोटेंशियल जब हम निकालेंगे r माइनस आर टू आर प्लस आर माइनस जी 2πr सिग्मा अपॉन r dx। डिफरेंशियल किया हमने इसका डिफरेंशियल करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है माइनस जी 2πr स्क्वायर सिग्मा अपॉन r। यहाँ पर जो कैपिटल M है उसमें हमने 2πr स्क्वायर सिग्मा को क्या ले लिया है, यहाँ से 4πr स्क्वायर सिग्मा को हमने कैपिटल M माना है। तो Vg की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या आई है, माइनस GM बाई R हमारे पास में वैल्यू आई है। तो इस इक्वेशन से जो गुरुत्वीय विभव हमें प्राप्त होता है वो उतना ही होता है कि जितना बिंदु O पर रखे M द्रव्यमान के कारण होता है। इस प्रकार कोश का द्रव्यमान ऐसे व्यवहार करता है जैसे द्रव्यमान कोश में वितरित नहीं होकर उसके केंद्र पर केंद्रित हो। यदि बिंदु P अनंत पर स्थित हो यानी R जो है वो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इसकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट, कोश की सतह पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। ये गाउसियन सरफेस में निकाली हुई तीनों कंसेप्ट है कि कोश की सतह पर किस तरीके से निकालेंगे। तो सतह के लिए क्या हो जाएगा कि जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x0 से x2r तक हो जाएगी, और v सतह के लिए 0 to 2r पर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास सतह के लिए माइनस GM बाई r वैल्यू आएगी। v सतह ऋणात्मक तथा नियत होता है। पोटेंशियल सरफेस पे नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो r है वो क्या है, उसकी अधिकतम त्रिज्या है, सतह पर वो चेंज नहीं होगी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये चीज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद है आंतरिक किसी बिंदु पर निकाले तो, यानी अगर अब वो जो कण है वो इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर स्थित है तो यहाँ के लिए जो वही है कि लिमिट आपको चेंज करनी है, और वो जो लिमिट है वो r माइनस आर, ये r तो क्या है, इसकी अधिकतम त्रिज्या है, गोले की अधिकतम त्रिज्या है। तो r माइनस आर से r प्लस आर के बीच में अगर इसका इंटीग्रल किया जाए, किसका, v पोटेंशियल का, उसी डेरिवेशन का, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा माइनस GM बाई r। इस प्रकार आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान r पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कोश के भीतर गुरुत्वीय विभव का मान नियत रहता है, और इसका मान क्या होता है, वही होता है जो कोश के पृष्ठ पर होता है। ये हमने 12th में भी पढ़ा है कि जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे और अंदर दोनों जगह सेम होता है। इसका एक जो डायग्राम है वो ये देखिए, यहाँ पर सेंट्रल और सेंट्रल से लेके R तक यानी V सतह तक, O बिंदु से लेके सतह तक जहाँ तक R त्रिज्या है वहाँ तक V की वैल्यू माइनस GM बाई R है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद R से इधर दूर जाने पर माइनस GM अपॉन R, यानी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव, हमने एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव पढ़ा है, जिसके रिजल्ट्स हैं कि कोश के कारण बाह्य बिंदु पर रिजल्ट माइनस GM बाई R है, कोश के कारण सतह पर स्थित जो बिंदु है उसके लिए कांस्टेंट रिजल्ट है हमारे पास माइनस GM बाई R, जहाँ R कौन सा हो गया, कैपिटल, और जो सतह पे है वही गोलीय कोश के अंदर है जिसका रिजल्ट है माइनस GM बाई R। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय विभव। अभी हमने पढ़ा था गोलीय कोश के लिए, और अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए।